जोहार दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक विज्ञापन आज जारी किया है। विज्ञापन संख्या 2/2023 या आप इसको बोलेंगे स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 या सीधे साधे अर्थ में आप ये पीजीटी का एग्ज़ाम जो है सो वो है आपका दोस्तों। तो इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं मैं आप लोगों को संक्षिप्त रूप से समझा देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसका पत्र संख्या 1608 और दिनांक 17/3/2023 जो है सो इसका दिनांक पत्रांक हो गया। स्नातकोत्तर यानी पीजीटी परीक्षा है ना, नियमित भर्ती है। और इसमें जो मुख्य बात है वो आप देख लीजिए कि नियमित भर्ती तो है, यानी ओपन भी है, सीधी भर्ती भी है और बैकलॉग दोनों परीक्षा जो है सो इसमें ली जाएगी। यानी कि सीधे भर्ती जो फ्रेश स्टूडेंट है वो भी भरेंगे और जो कुछ शिक्षक जो विगत कुछ वर्षों से या 3 वर्षों से जिनका अनुभव हो चुका है वो भी इसमें बैकलॉग नियुक्ति में जो है सो एग्ज़ाम देंगे दोस्तों। यहाँ आगे जो मुख्य बातें हैं उसको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे परीक्षा शुल्क यहाँ पर जो है सो 100 रुपया यहाँ पर किया गया है। 100 रुपया सभी के लिए है, मतलब अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जो है यानी ST SC के लिए 50 रुपया रखा गया है। बाकी लोगों के लिए जो है सो 100 रुपया रखा गया है। दूसरी बात इसमें यहाँ पर ये बोला गया है कि पहले जो है सो जब आपने इसके पहले जो एग्ज़ाम निकला था 2022 में, अगर आप उसमें फॉर्म भरे थे तो आपको फॉर्म तो भरना पड़ेगा लेकिन शुल्क जो है सो दोबारा नहीं देना होगा। यानी आपको क्या करना होगा कि आपको फॉर्म भरते समय जो है सो अपना निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज कराना होगा और तब जाके आपको शुल्क नहीं लगेगा। अन्यथा आपको जो है सो शुल्क 100 रुपया या 50 रुपये जो है वो देना पड़ेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर जो है सो इसमें देख लेते हैं। इसमें एक और है कि बैकलॉग नियुक्ति जो है वो इसमें दिया गया है, उसकी रिक्ति संख्या 265 है। और जो सीधी नियुक्ति जो है सो उसमें बहुत सारे जो है सो रिक्ति हैं। यहाँ क्रमवार मैं आपको दिखा देता हूँ। नियमित नियुक्ति जैसे कि यहाँ पर देखिए इसमें सब्जेक्ट वाइज जो अलग अलग है उसकी नियुक्ति यहाँ पर जो है सो दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीव विज्ञान का जो है सो 218, फिर उसके बाद रसायन शास्त्र का 227, फिर आगे आपका यहाँ देखिए भूगोल जो है भूगोल है उसमें जो है सो 164, हिंदी देखते जाते हैं किनारे से, हिंदी 163 पद है। अर्थशास्त्र जो है सो उसमें 167 है। उसके अलावा आगे जो है सो इतिहास विषय जो है सो उसमें आपका 182 इतिहास है। संस्कृत जो है सो उसमें आपका 169, फिर आपका यहाँ देख लीजिए भौतिक शास्त्र इसमें 251, गणित शिक्षक जो है सो 185, वाणिज्य शिक्षक यहाँ 200, फिर आगे अंग्रेजी शिक्षक आप देख रहे होंगे 211। इस तरह से विभिन्न पद जो है सो इसमें जो है सो जितनी भी रिक्तियां दी गई हैं, फिर उसी तरह से सीमित जो है सो बैकलॉग नियुक्ति जो है सो इसके अलग अलग जो है सो दिए गए हैं सब। टोटल यहाँ पर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बैकलॉग नियुक्ति का जो है सो वो टोटल संख्या है वो आप देख ले सकते हैं कि 265 है। ठीक है, और 265 में उसमें बैकलॉग नियुक्ति में है उसकी भी जो है सो अर्हता नीचे दी गई है। लेकिन उसमें ये कहा गया है कि अगर बैकलॉग नियुक्ति की जो रिक्तियां हैं अगर वो नहीं भरती हैं तो फिर जो है सो उसे सीधी नियुक्ति से भी भरा जाएगा। नीचे एक लाइन और दिया हुआ है कि कोटिवार रिक्तियों की संख्या जो है सो वो जो है सो संशोधित की जा सकती है, यानी रिक्तियों की संख्या जो है सो घट बढ़ सकती है। आगे जो प्रमुख बात है इसमें वो मैं इसमें बता देता हूँ। इसमें जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 2% जो है सो रिक्ति आदिम जनजाति के लिए जो है सो वो आरक्षण के रूप में रखी गई है। फिर आगे यहाँ पर जो है सो यहाँ पर जो बैकलॉग नियुक्ति में देखिए 25% जो है सो सरकारी माध्यमिक विद्यालय में जो है जिसका अनुभव जो है सो 3 साल का है वो वैसे शिक्षक, और 75% पद जो है सो वो सीधी नियुक्ति के द्वारा भर जाएगी। वही अभी मैंने जैसे कहा कि अगर इसमें जो बैकलॉग नियुक्ति में है कि जितनी रिक्ति है अगर वो नहीं भरते हैं तो फिर उसे सीधी नियुक्ति के द्वारा जो है सो कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पर देखिए यार सीधी नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जानी है। आगे जो है सो
मुख्य मुख्य जो बात है मैं यहाँ पर बता देता हूँ। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दिया गया है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विभिन्न विषयों के लिए जो है सो अलग अलग जो है सो रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, हिंदी, अर्थशास्त्र, इतिहास सबका दिया गया। मोटे तौर पर हम लोग जानते हैं कि पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए जो है सो जो प्रमुख योग्यता होती है वो आपका जो है सो स्नातकोत्तर यानी कि पीजी किया होना चाहिए, प्लस आपका जो है सो बीएड का कोर्स जो है सो वो मुख्य रूप से होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, उतना बताऊंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं कि जो हमारा अर्हता है यानी कि शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पर दिया गया, एक बार इसको आप देख ले सकते हैं। इसका वेतनमान देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, पे मैट्रिक्स लेवल 8 है 47,600 से लेकर 1,51,100 जो कि संशोधित जो वेतनमान है वो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम लोग इसके मुख्य रूप से जो और भी जो इसमें नियम दिए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ये कहना है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में जो है सो आपका जो भी शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है, आप फॉर्म भरने उसके पहले तक वो सारी योग्यताएं आपकी पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा जो है सो यहाँ पर जो प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं वैसे स्टूडेंट और रिज़ल्ट नहीं मिला है यानी कि जो अपियरिंग में है स्टूडेंट, तो वो एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, लेकिन जब उनको मांगा जाएगा उसका सर्टिफिकेट तो उसे उपलब्ध कराना होगा कर्मचारी चयन आयोग को। अगर वो उपलब्ध नहीं कराते हैं तो फिर वो उसका जो है सो वो अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी, यानी कुल मिला के जो है सो जो अपियरिंग स्टूडेंट है वो भी भर सकते हैं। नॉर्मल जो होता है वही है मुख्य रूप से। और इधर हम बता देते हैं इधर कि जो बैकलॉग नियुक्ति में जो है सो यहाँ पर कि आपका 3 वर्ष जो है सो पढ़ाने का अनुभव वो होना चाहिए आपका, वो अगर आपका है, साथ ही साथ जो है सो कोई विभागीय कार्यवाही आपराधिक इतनी जो है सो लंबित ना हो, ये सब नहीं होना चाहिए, तब जाके आप इसमें भर सकते हैं आपका। आगे की जो प्रमुख जो बातें हैं वो देखिए यहाँ पर आयु की गणना जो है सो आपका न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम जो है सो अलग अलग कोटि के लिए जो है सो अलग अलग है। बता देता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कि न्यूनतम जो उम्र संख्या है वो 21 वर्ष है और न्यूनतम उम्र की गणना जो है सो 1/1/2023 यानी 1 जनवरी 2023 तक आपका 21 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए। और जो अधिकतम उम्र की गणना है वो की जाएगी 1/8/2019 यानी 1 अगस्त 2019 तक के अंदर में। आपका देखिए अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर, अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसकी उम्र सीमा जो अधिकतम है वो 40 वर्ष की गई है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 पुरुष के लिए, ठीक है, ओबीसी 1 ओबीसी 2 जो है सो वो 42 वर्ष है। फिर वही अगर हम महिला की बात करेंगे तो महिला में आप देख लीजिए यहाँ पर है कि जनरल भी है, अनारक्षित है या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, ओबीसी 1 ओबीसी 2, देखिए चारों है यहाँ पर, जनरल, आर्थिक रूप से कमज़ोर, ओबीसी 1 ओबीसी 2, इन लोगों के लिए जो है सो 43 वर्ष महिला में जो है सो, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर एसटी एसी का जो है सो यहाँ पर एसटी एसी चाहे महिला हो या पुरुष हो, यहाँ पर चौथा और 5वां नंबर में उसका 45 वर्ष जो है सो उसकी अधिकतम आयु यहाँ पर दी गई है दोस्तों। उसके अलावा नीचे में जो है सो अगर वो कोई अभ्यर्थी निःशक्त है तो उसे 5 वर्ष का छूट जो है सो दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी कोटि में हो, लेकिन निःशक्तता के लिए ज़रूरी है कि वो उसका निःशक्तता कम से कम 40% या उससे अधिक हो और उसके लिए उसको प्रमाण पत्र की भी जो है सो संलग्न करना पड़ेगा। प्रमाण पत्र नहीं संलग्न करेंगे तो फिर वो जो है सो अभ्यर्थिता जो है सो वो मान्य नहीं होगा दोस्तों, तो इस बात को ध्यान में रखना है। आगे हम लोग जब यहाँ पर देखते हैं फिर इधर भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 वर्ष की अधिकतम छूट जो है सो वो सब दिया गया है। फिर यहाँ पर निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए है, जो कि मैं बहुत कुछ यहाँ पर बता चुका हूँ, आरक्षण वगैरह जो है सो जो क्रमवार है। फिर यहाँ पर देखिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है, इस पर थोड़ा सा देख लीजिए कि आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है सो 2/6/2016 यानी 2 जून 2016 के पहले का नहीं बना होना चाहिए, यानी 2/6/2016 के बाद अनुमंडल अधिकारी के द्वारा अगर आपका निर्गत है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र तो वो आपका चलेगा। लेकिन अगर आपका जो है सो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अगर अंचलाधिकारी यानी सीओ द्वारा बना हुआ है तो वो 19/7/2019 यानी 19 जुलाई 2019 के बाद का बना होना चाहिए, उससे पहले का नहीं बना होना चाहिए। ध्यान देना है
कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र यानी 2 जून 2016 के पहले नहीं बना होना चाहिए। अगर 2 जून 2016 के बाद अगर बना है तो वो एसडीओ लेवल का होना चाहिए, लेकिन अगर सीओ लेवल का है तो वो जो है सो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि 19 जुलाई 2019 के बाद का बना होना चाहिए लेटेस्ट में, उसके पहले का सीओ लेवल का नहीं चलेगा। ये आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र में है। आगे देख लीजिए जाति प्रमाण पत्र में, तो जाति प्रमाण पत्र में भी ऐसा ही कुछ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र में है सो आपका 25/2/2019 या उसके पश्चात जो है सो अंचलाधिकारी के स्तर से निर्मित जाति प्रमाण पत्र ही मान्य हो गया। यानी कि आपका 25 फरवरी 2019, देखिए यहाँ पर 25 फरवरी 2019 के बाद का जो है सो आपका सीओ लेवल का बना होना चाहिए। इस तरह से बहुत सारी बातें जो हैं सो इसमें दी गई है दोस्तों। अगर एक एक चीज़ को पढ़ के बताया जाए तो 1 घंटे का जो है सो पूरा वीडियो बन जाएगा। ये मोटी मोटी बात जो है सो इसमें जो है वो मैं इसमें आपको बता दे रहा हूँ। तो इस तरह से जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र का जो डिटेल दिया गया है उसको मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। दूसरा बात, ऑनलाइन जो है सो फॉर्म आपको जो भरना है उसके बारे में यहाँ दिया गया। ऑनलाइन सबमिट करना है आपको, फॉर्म जो है सो ऑनलाइन सबमिट करना है, और ऑनलाइन सबमिट करना है उसका साइट है वही www.jssc.nic.in जो आधिकारिक वेबसाइट है JSSC का, उस पर जो है सो आपको फिर जाके और सारा डाटा आपको अपना भरना है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं, इसका जो परीक्षा का प्रारूप है और किस किस दिन हम लोगों को क्या करना है उसके बारे में। जैसे आवेदन प्रक्रिया हम लोग को करना है तो रजिस्ट्रेशन हमारा जो शुरू होगा वो होगा 5 अप्रैल 2023 से लेकर 4 मई 2023 की मध्य रात्रि तक, 1 महीना का समय, 5 अप्रैल 2023 से लेकर 4 मई 2023 तक। दूसरा बात, परीक्षा शुल्क जो आपको देना है वो 6 मई 2023 की मध्य रात्रि तक देना है। फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना है तो उसका प्रिंट आउट लेने के लिए 8 मई 2023 की मध्य रात्रि तक टाइम दिया गया है। दूसरा, उसके बाद कि अगर आपने फॉर्म भरा और कोई गलती हो गई तो गलती जो है सो उसको सुधार के लिए आपका फिर से वेबसाइट आपका खुला रहेगा 10 मई से लेकर 12 मई की मध्य रात्रि तक। वो फिर से आपको एक टाइम दिया जाएगा कि आप जो है सो अगर कुछ अशुद्धि हो गई है फॉर्म भरने में तो आप उसे सुधार कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ सुधार नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इसमें पहले भी देख दिया है कि आपको देखिए जी 10 मई से 12 मई तक जो रहेगा उसमें आप नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़कर, ये 4 चीज़ को छोड़कर, नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़कर बाकी सारी जो चीज़ें हैं उन सब को जो है सो आप चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी इन सब को चेंज नहीं कर सकते। नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या नहीं कर सकते हैं चेंज। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आगे आते हैं हम लोग दोस्तों परीक्षा के प्रारूप पर। हम लोग देखिए परीक्षा का प्रारूप मुख्य रूप से है। दूसरे उसके पहले देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा CBT ली जाएगी यानी कंप्यूटर आधारित, आपका कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा बात, परीक्षा का प्रारूप पर हम लोग जब चलते हैं तो परीक्षा का प्रारूप में देखिए परीक्षा का 1 चरण की होगी। देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि परीक्षा 1 चरण की होगी और वो है मुख्य परीक्षा। ठीक है, ओनली 1 एग्ज़ाम होगा। उसके बाद इसमें आपका जो है सो जो एक परीक्षा होगी उसमें 2 पेपर होंगे। जैसा कि अभी हम लोग का जो है सो इसके पहले जो लैब असिस्टेंट का एग्जामिनेशन का जो प्रारूप दिया गया सेम टू सेम वही है, थोड़ा बहुत चेंजेस है उसको मैं बता देता यहाँ पर कि जो 2 मुख्य परीक्षा होगी उसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है सो वो सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा, सामान्य ज्ञान यानी GS और हिंदी भाषा, जो कि 100 अंक के होंगे। ठीक है, 100 अंक के होंगे और 100 अंक या हम 100 प्रश्न भी कह सकते हैं, क्योंकि हर प्रश्न जो है सो 1 नंबर का होगा। तो ये 1 नंबर का जो है सो, तो अगर 100 क्वेश्चन पूछेंगे 1 नंबर करके तो 100 अंक हुए। दूसरा जो पेपर है उसमें जो है सो वो 300 अंक है। तो 300 अंक में जो है सो जिस विषय के लिए आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, मान लीजिए कि आपने फिजिक्स के लिए भरा है तो फिजिक्स का 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर एक क्वेश्चन पर जो है सो उसमें जो है सो 2 नंबर दिए जाएंगे, यानी कुल मिला के हो जाएगा 300 मार्क्स का जो है सो वो प्रश्न हो जाएगा। यानी सेकेंड पेपर जो होगा उसमें हर एक क्वेश्चन जो है सो वो 2 मार्क्स का हो जाएगा, तो 300 अंक टोटल हुए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी? 150। लेकिन फर्स्ट पेपर जो है सो उसमें 100 अंक और दूसरा में जो है सो 300 अंक का होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों इसमें। ठीक है, अब इसमें आगे चलते हैं कि सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा का जो है सो इसमें दिया गया है। जैसे लैब असिस्टेंट में था कि उसमें
मैथ नहीं था, लेकिन इसमें आपको जो है सो फर्स्ट पेपर जो है सो उसमें मैथ आपका देना है। तो फर्स्ट पेपर सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान में आपका जो है सो किस किस थी आएगा, सामान्य अध्ययन। दूसरा आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, यहाँ सामान्य विज्ञान है, सामान्य गणित है, मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग है, कंप्यूटर जो है, और आपका झारखंड राज्य से रिलेटेड है। यानी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और ऊपर वाले जो है सो 6, यानी 6 जो है सो सब्जेक्ट से आपका 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा इसमें फर्स्ट पेपर में, ठीक है। और उसके बाद आते हैं कि दूसरा पेपर जो है सो आपका जो इसी में जो है सो ये तो जीएस हो गया, उसमें ही जीएस और हिंदी दोनों पूछा जाएगा ना। तो दूसरा जो है सो हिंदी भाषा का ज्ञान, तो हिंदी भाषा के लिए जो है सो आपका हिंदी अपठित जो है सो अनुच्छेद, जो आपका पैसेज वगैरह और व्याकरण पर जो है सो आपका, यानी 50 नंबर इधर का हो गया, 50 नंबर उधर का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है सो आपसे प्रश्न पूछाए जाएंगे पेपर 1 के लिए। लेकिन पेपर 1 में यही है कि पेपर 1 जो है सो क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें आपको जो है सो 33% जो है सो आपको लाना ज़रूरी है। 33% नहीं लाएंगे तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, यानी आपका सेकंड पेपर का जांच नहीं होगा, ओवरऑल आप वहीं ख़त्म हो जाएंगे एक तरह से। तो आपको 33% जो है सो लाना मस्ट है। दूसरा जो है सो दूसरा जो पेपर है आपका जो सब्जेक्ट बेस है, यानी जिस विषय के लिए आप जो है सो फॉर्म भर रहे हैं उसको आपको है, और उसमें वही मैंने कहा कि 150 प्रश्न जो है, हर एक प्रश्न जो है सो 2 नंबर का, यानी 300 अंक का जो है सो आपका रहेगा। तो वो तो जैसा है। दूसरा कि फॉर्म में एक चीज़ और दिया गया है कि जब भी आप फॉर्म भरें यहाँ पर, तो वही अपना ये कहा गया है कि जो वर्तनी होगी आपकी, यानी कि आपका नाम जो है सो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट से मैच करना चाहिए, अदरवाइज़ फिर आपको दिक्कत पड़ जाएगी। दूसरा बात है कि यहाँ पर मेगा सूची जो बनेगी सेकंड पेपर का, फर्स्ट पेपर तो क्वालिफाइंग है, 33% आपको लाना है, लेकिन जो मेगा सूची बनेगी उसमें आपका यहाँ पर देखिए एक परसेंटेज दिया गया है कि अनारक्षित यानी जनरल, फिर उसके बाद है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS, ठीक है, और OBC 1 2, यानी कि जनरल, EWS, OBC 1, OBC 2, इसके लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। दूसरा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC ST के लिए जो है सो वो 45% ये लाना ज़रूरी है। अगर इतना नहीं लाते हैं तो फिर आपका जो है सो मेरिट लिस्ट यानी मेगा सूची जो है सो वो तैयार नहीं होगा, उसमें आपका नाम नहीं आएगा। यानी एक मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, पेपर 2 का बात कर रहे हैं, पेपर 1 में तो 33% हम लोग को लाना ही है, ठीक है। पेपर 2 का बात कर रहे हैं कि आपका जो है सो जनरल या EWS जो है सो कमज़ोर वर्ग जो है सो, या OBC 1 2 उसके लिए 50% रखा गया है, और उसके बाद जो है सो SC ST के लिए जो है सो वो 45% रखा गया है। इतना आपको लाना ही है, तब जाके आपके मेगा सूची का निर्माण होगा, अदरवाइज़ फिर नहीं हो पाएगा दोस्तों। इस तरह से जो है इसमें बहुत सारा दिया गया है दोस्तों नियम, मोटा मोटी तौर पर जितनी सारी चीज़ें थी लगभग जो है सो बता दिया। नीचे भी और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, और फिर नीचे जो आपका दिया गया है देख लीजिए यहाँ पर कि जो फॉर्मेट है आपका जाति प्रमाण पत्र का या आवासीय प्रमाण पत्र का, उन सबको दिया गया है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इस तरह से जितनी भी बातें थी इस विज्ञापन से रिलेटेड दोस्तों मैंने आपको संक्षिप्त रूप से बताने का प्रयास किया है। बाकी जो है सो आप झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप विज्ञापन को जो है सो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना भी चाहिए हम लोगों को फ्यूचर के लिए। आप एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है सो इसे रख लें, ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना, जब आपका चयन हो जाए तो किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जितनी भी बातें मैंने बताई आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई होगी तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर दें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले दोस्तों, क्योंकि इस तरह के जितने भी जो है सो जो भी चाहे वैकेंसीज़ हो या जिस तरह के भी सूचनाएं हो झारखंड राज्य से संबंधित, नियुक्ति से संबंधित, उन सबको मैं अपने चैनल पर लाते रहता हूं दोस्तों। तो चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का लाभ आप लोगों को मिल सके दोस्तों। धन्यवाद।